गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द ब्यूटी ऑफ फिजिक्स। आज की वीडियो बच्चे करने जा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, क्लास 11 चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन। बच्चों लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है बच्चों? ये बच्चों आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है बच्चों? ऐसा सिस्टम जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग ऑन द सिस्टम। एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। F external acting on the system is zero। तो क्या कहता है बच्चों? अगर किसी पास आपके पास एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इट मींस नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो, तो द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम क्या रहता है बच्चों? कंजर्व्ड। क्या रहता है? कंजर्व्ड और सेम। तो बच्चों हम एक सिस्टम ले लेते हैं जिसमें n पार्टिकल्स हैं। पहले का मोमेंटम है P1, सेकंड का मोमेंटम है P2, थर्ड का मोमेंटम है P3 और nth का मोमेंटम है Pn। तो पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसे निकालेंगे? सभी को वेक्टोरियली ऐड कर दीजिए। तो सपोज P है पूरे सिस्टम का लीनियर मोमेंटम और P का होगा जो वेक्टर सम ऑफ और P। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है बच्चों? नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a system is rate of change of its linear momentum। Net external force acting on a system is a rate of change of its linear momentum। और अगर external force जीरो है तो dp by dt is जीरो और dp by dt is जीरो। तो जब p का डेरिवेटिव जीरो है, किस फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है? कांस्टेंट फंक्शन का। इट मींस P must be constant। P must be constant। और P क्या है बच्चों मेरा? P1 plus P2 plus P3 plus up to P। It means linear momentum of the system is constant or conserved or remains same। तो अगर आपके पास आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका लीनियर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा और दूसरे शब्दों में उसके लीनियर मोमेंटम में कोई चेंज नहीं आएगा। देयर विल बी नो चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम provided the system is isolated। it means net external force is zero acting on the system। अब बच्चों इसको मैं आपके लिए डिराइव कर देता हूं। आपके मैं डिराइव करता हूं बच्चों। एक बच्चों हमारे पास एक स्मूथ सरफेस है, स्मूथ। दो स्फेरिकल बॉडीज ले लेते हैं बच्चों। दिस इज ऑफ मास m1, दिस इज ऑफ मास m2, moving in same straight line with velocities u1 and u2। बच्चों ये सेम स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं with second body is ahead of first body। सेकंड बॉडी आगे है पहले से। बच्चों ये कब टकराएंगी? क्या कंडीशन होगी इनके टकराने के लिए? इसकी जो स्पीड है मतलब u1 का मैग्नीट्यूड it will be greater than u1। only in this case they will collide। if this is moving with a higher speed, in that case separation will keep on increasing and no collision takes place। Collision takes place only in the case when the first body is moving with a speed greater than the speed of the second body। so after some time they will collide। और बच्चों कोलिजन के दौरान क्या होता है? they exert force on each other for a very short interval of time। they exert a force और जब भी फोर्स लगता है क्या प्रोड्यूस होता है? एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटीज आर चेंज्ड। तो आफ्टर कोलिजन ये फर्स्ट बॉडी सपोज v1 वेलोसिटी से मूव करती है और सेकंड वेलोसिटी बॉडी v2 वेलोसिटी से। ऑब्वियसली हमारे दिमाग में ये परसेप्शन बन रहा है कि पहले बॉडी की स्पीड कम हो जाएगी और दूसरे की बढ़ जाएगी। बच्चों दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड। सिस्टम पर जो यहां पर फोर्स लगा है, फर्स्ट ने सेकंड पर लगाया, सेकंड ने फर्स्ट पर, बट ये एक इंटरनल फोर्स है क्योंकि मेरा सिस्टम इन दोनों बॉडी से मिलकर बना है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा, तो देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। और कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के अनुसार इनका लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा? सेम। पूरे सिस्टम का जितना कोलिजन से पहले था उतना ही कोलिजन के बाद होना चाहिए। तो मतलब कोलिजन से पहले निकालते हैं पूरे सिस्टम का। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम बिफोर कोलिजन। सिस्टम में कौन है? दो बॉडीज हैं। पहली बॉडी का क्या था बच्चों? m1 u1
प्लस पूरे सिस्टम में निकालोगे तो पहली और सेकंड बॉडी का ऐड करोगे M2U। अब निकालते हैं कोलिजन के बाद लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम आफ्टर कोलिजन M1 V1 M2। कंजर्वेशन लॉ के अनुसार जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए पूरे सिस्टम का, तो दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। अब इसे हम चेक करते हैं क्या ये हो रहा है नहीं। हमें इतना पता है बच्चों, न्यूटन थर्ड लॉ में पता है ड्यूरिंग द इंटरेक्शन जितना फोर्स A B पर लगाएगा उतना ही फोर्स B A पर लगाएगा। फोर्स ऑन A ड्यू टू B इज सेम एज फोर्स ऑन B ड्यू टू A। जितना फोर्स A B पर लगाएगा उतना ही फोर्स B A पर लगाएगा। फोर्स ऑन A ड्यू टू B ये वेक्टर है बच्चों, नेगेटिव साइन क्या दिखा रहा है, जितना A पर फोर्स लगेगा B की वजह से उतना ही B पर लगेगा की वजह से, बट नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। A B पर लगाएगा इस डायरेक्शन में और B A पर लगाएगा पीछे की डायरेक्शन। ठीक है बच्चों, मैं दोनों तरफ क्या मैं डेल्टा T से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? मैं कर सकता हूं। डेल्टा T वो टाइम है जिस दौरान इन्होंने एक दूसरे पर फोर्स लगाया था, स्मॉल टाइम। अब बच्चा हमें न्यूटन सेकंड लॉ से पता है F इज इक्वल टू dp अपॉन dt। इसको मैं क्रॉस कर दूं तो F इंटू डेल्टा T क्या होगा? डेल्टा P, मतलब चेंज इन लीनियर मोमेंटम। तो फोर्स और टाइम की प्रोडक्ट क्या होती है? चेंज इन लीनियर मोमेंटम। किसके मोमेंटम में चेंज आएगा? जिस पर फोर्स लगेगा। यहां पर किस पर फोर्स लग रहा है? A पर, तो किसके मोमेंटम में चेंज आएगा? A के मोमेंटम में। तो ये क्वांटिटी फोर्स इनटू टाइम इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। किसका मोमेंटम चेंज? A का मोमेंटम। तो जिसको मैं लिख नहीं सकता डेल्टा PA, और ऐसे ही बन गई डेल्टा PP। चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ A फर्स्ट बॉडी, पहली बॉडी के मोमेंटम में कितना चेंज आया। चेंज कैसे निकालते हैं? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम क्या था पहली बॉडी का? M1 V1 माइनस चेंज के लिए करते हैं माइनस इनिशियल मोमेंटम M1 V2। ये मतलब है ब्रैकेट को यहां लगानी पड़ेगी हमें। B के मोमेंटम में चेंज, बाद में मोमेंटम M2 V2 माइनस M2। इस माइनस को ओपन कर लो बच्चों, M1 V1 माइनस M1 U1 इज इक्वल टू माइनस M2 V2 प्लस M2 U2। ठीक है बच्चों, इस M ये माइनस आया, छोड़िए यस माइनस, इस माइनस M2 V2 को ले आओ लेफ्ट हैंड साइड में इसके साथी के पास। पहले हमारे पास क्या है? M1 V1 और M2 V2 यहां ले आओगे तो प्लस हो जाएगा, और माइनस M1 U1 तो इधर ले जाओ, M1 U1 प्लस M2 U2। तो क्या है बच्चों? ये क्या था? M1 V1 ये क्या था? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या था? सिस्टम का लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। सेम आ गया। It means linear momentum is conserved provided system is isolated. It means net external force acting on the system is 0। ठीक है बच्चों, करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। करते हैं जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, concurrent forces। कुछ ऐसे फोर्सेस जो एक सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहे हो उनको बोलते हैं concurrent forces। जैसे एक बॉडी है मेरे पास, वेट, नॉर्मल रिएक्शन और एक आपने यहां से फोर्स लगा। All these three forces are acting at a single point. These are called concurrent forces. All these are called concurrent forces. इसका बच्चे एक आती है लेमी स्टूडेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। concurrent forces के लिए बच्चों, अगर एक पॉइंट मास बॉडी पर तीन फोर्सेस लग रहे हैं, F1 F2 F3, इनके बीच में एंगल है सपोज अल्फा, इनके बीच में है बीटा, एक पॉइंट मास बॉडी पे तीन फोर्स लग रहे हैं, मतलब कंकरेंट फोर्सेस हैं तीनों, और नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 है, मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में है। तो क्या कहता है ये? जो ईच फोर्स
फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर टू। तो जब कोई भी फोर्स लेना आप मान लो F1, उसका आप रेशियो लोगे ना, F1 लिया है तो बाकी दो फोर्स कौन से बचे, F2 F3, इनके बीच में कौन सा एंगल है, बीटा, उसकी साइन पे वैल्यू देख लो। ये रेशियो ले लो, चाहे आप ले लो F2 के लिए बाकी दो फोर्स कौन से बच गए, F1 F3, एंगल क्या है, गामा, तो साइन गामा F3, कौन से दो बच गए, F1 F2, साइन F2। ये क्या होगा, सेम। तो क्या कहा गया है, ईच फोर्स, ईच मतलब कोई भी, प्रोपोर्शनल है साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो कांस्टेंट मतलब रेशियो फिक्स्ड आएगा, ईच फोर्स, कोई भी फोर्स ले लो और उसको डिवाइड कर दो साइन ऑफ एंगल बिटवीन अदर। दिस इज लैमीज। ठीक है बच्चों, ये था आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।